सरबती जब कर्मों के साथ ब्याह कर आई तो देखने वालों के मुंह से निकल पड़ा, अरे यह तो कोयले को कंचन मिल गया। वैसे सरबती कोई ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, थोड़ी ठीक ठाक सी कदकाठी और खिलता सा रंग, बस इतनी सी थी उसकी खूबसूरती की जमा पूंजी। मगर कर्मों जैसे मरियल से अधेड़ के सामने तो वह सचमुच अप्सरा ही दिखती थी। आगे चलकर सबने सरबती की सीरत भी देखी और उसकी सीरत सूरज से भी 4 कदम आगे निकली। अपनी मेहनत मजदूरी से उसने गृहस्थी ऐसे चमकाई कि इलाके के लोग अपनी अपनी बीवियों के सामने उसकी मिसाल पेश करने लगे। कर्मू की बिरादरी के कई नौजवान इस कोशिश में थे कि कर्मू जैसे लंगूर के पहलू से निकलकर सरबती उनके पहलू में आ जाए। सरबती बिरादरियों में भी ऐसे दीवानों की कमी न थी। वे सरबती से शादी तो नहीं कर सकते थे, अलबत्ता उसे रखेल बनाने के लिए हजारों रुपए लुटाने को तैयार थे। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और सरबती एक बच्चे की मां बन गई, लेकिन उसकी देह की बनावट और कसावट पर बच्चा जनने का रत्ती भर भी फर्क नहीं दिखा। गांव के मंचलों में अभी भी उसे हासिल करने की पहले जैसी ही चाहत थी। तभी जैसे बिल्ली के भाग्य से झींका टूट पड़ा, कर्मू एक दिन काम की तलाश में शहर गया और सड़क पार करते हुए एक बस की चपेट में आ गया। बस के भारी भरकम पहियों ने उसकी कमजोर काया को चपाती की तरह बेल कर रख दिया। कर्मों के क्रियाक्रम के दौरान गांव के सारे मंचलों में सरबती की हमदर्दी हासिल करने की होड़ लगी रही। वह चाहती तो पति की 13वीं को यादगार बना सकती थी। गांव के सभी साहूकारों ने सरबती की जवानी की जमानत पर थैलियों के मुख खोल रखे थे, मगर उसने वफादारी कायम रखी। पति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि समझते हुए सब कुछ बहुत किफायत से निपटा दिया। सरबती की पहाड़ सी विधवा जिंदगी को देखते हुए गांव के बुजुर्गों ने किसी का हाथ थाम लेने की सलाह दी, मगर उसने किसी की बात पर भी कान न देते हुए कहा, मेरा मर चला गया तो क्या, वह बेटे का सहारा तो दे ही गया, बेटे को पालने पोसने के बहाने ही जिंदगी कट जाएगी। वक्त का परिंदा फिर अपनी रफ्तार से उठ चला। सरबती का बेटा गबरू अब गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने लगा और सरबती मंचलों से खुद को बचाते हुए उसके बेहतर भविष्य के लिए मेहनत मजदूरी करने में जुटी थी। उन्हीं दिनों इस इलाके में परिवार नियोजन के लिए नसबंदी कैंप लगा। टारगेट पूरा न हो सकने के चलते जिला प्रशासन ने ऑपरेशन करवाने वाले को 1 एकड़ खेतीबाड़ी लायक जमीन देने की पेशकश की। 1 एकड़ जमीन मिलने की बात सरबती के कानों में भी पड़ी। उसे गबरू का भविष्य संवारने का यह अच्छा मौका दिखा। ज्यादा पूछताछ करती तो किससे करती, जिससे भी जरा सा बोल देती वही गले पड़ने लगता, जो बोलते देखता वह बदनाम करने की धमकी देता। इसलिए निश्चित दिन वह कैंप में ही जा पहुंची। किसी का भोलापन देखकर कैंप के अफसर हंसे। कैंप इंचार्ज ने कहा, एक विधवा से देश की आबादी बढ़ने का खतरा कैसे हो सकता है। कैंप इंचार्ज का टका सा जवाब सुनकर गबरू के भविष्य को लेकर देखे गए सरबती के सारे सपने बिखर गए। बाहर जाने के लिए उसके पैर नहीं उठे तो वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। तभी 1 एकड़ कैंप इंचार्ज के पास आकर बोली, सर आपके लोग मेरा ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, क्यों कहते हैं कि मैं अपात्र हूँ। क्या नाम है तुम्हारा, किस गांव में रहते हो। सर मेरा नाम केदार है, मैं टमका खेड़ा गांव में रहता हूँ। कैंप इंचार्ज ने टेलीफोन पर एक नंबर मिलाया और उसको धेड़ के बारे में पूछताछ करने लगा। फिर उसने केदार से पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारी बीवी पिछले महीने मर चुकी है। हाँ सर। फिर तुम्हें ऑपरेशन की क्या जरूरत है, बेवकूफ समझते हो हमको, चलो भागो यहाँ से। केदार सिर झुकाकर वहां से चला पड़ा। सरबती भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आई। उसके करीब जाकर सरबती ने धीरे से पूछा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे। एक लड़का है, सोचा था 1 एकड़ खेती मिल गई तो उसकी जिंदगी ठीक ठाक गुजर जाएगी। मेरा भी एक ही लड़का है, मुझे भी मना कर दिया गया। ऐसा करो तुम एक नई चादर ले आओ। केदार ने एक नजर उसे देखा, फिर वही ठहरने को कहकर वह कस्बे के बाजार चला गया और वहां से एक नई चादर, थोड़ा सा सिंदूर, हरी चूड़ियां व बिछिया वगैरह ले आया। थोड़ी देर बाद वे दोनों कैंप इंचार्ज के पास खड़े थे। केदार ने कहा, हम लोग भी ऑपरेशन करवाना चाहते हैं साहब। अफसर ने दोनों पर एक गहरी नजर डालते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि अभी कुछ घंटे पहले मैंने तुम्हें कुछ समझाया था साहब। अब केदार ने मुझ पर नई चादर डाल दी है, सरबती ने शर्माते हुए कहा। नई चादर। कैंप इंचार्ज ने न समझने वाले अंदाज में पास में ही बैठे एक जनप्रतिनिधि दीपा की ओर देखा। इस इलाके में किसी विधवा या छोड़ी गई औरत के साथ शादी करने के लिए उस पर नई चादर डाली जाती है। कहीं कहीं इसे धरोना करना या घर बिठाना भी कहा जाता है, उस जनप्रतिनिधि दीपा ने बताया। और कैंप इंचार्ज ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, इस आदमी को ले जाओ, अब यह अपात्र नहीं है, इसकी नसबंदी करवा दो। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है। सरबती। तुम कल फिर यहाँ आना, कल दूरबीन विधि से तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन साहब मुझे भी 1 एकड़ जमीन मिलेगी ना। हाँ हाँ जरूर मिलेगी।
हम तुम्हारे लिए तीसरी चादर ओढ़ने की गुंजाइश कतई नहीं छोड़ेंगे। सरबती नमस्ते कहकर खुश होते हुए कैंप से बाहर निकल गई। तो उस जनप्रतिनिधि ने कहा, साहब आपने एक मामूली औरत के लिए कायदा ही बदल दिया। दीपा जी, यह सवाल तो कायदे कानून का नहीं, आबादी रोकने का है। ऐसी औरतें नई चादरें ओढ़ ओढ़ कर हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देंगी। मैं आज ही ऐसी औरतों को तलाशने का काम शुरू करता हूँ। उन्होंने फौरन मातहतों को फोन पर निर्देश देने शुरू कर दिए। दूसरे दिन सरबती कैंप में पहुंची तो वहां मौजूद कई दूसरी औरतों के साथ उसका भी दूरबीन विधि से नसबंदी ऑपरेशन हो गया। कैंप की एम्बुलेंस पर सवार होते समय उसे केदार मिला और बोला, सरबती मेरे घर चलो, तुम्हें कुछ दिन देखभाल की जरूरत होगी। मेरी देखभाल के लिए गबरू है ना, मेरा भी तो फर्ज बनता है। अब तो हम लिखित में मियाँ बीवी हैं, लिखी हुई बातों को दफ्तर में पड़ी रहती हैं। तुम्हारा अगर यही रवैया रहा तो तुम एक बीघा जमीन भी नहीं पाओगी, नुकसान तुम्हारा भी बराबर होगा। मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं। छोड़ने की बात तो पकड़ लेने के बाद की जाती है। शरबती का जवाब सुनकर केदार दांत पीस कर रह गया। कुछ साल बाद गबरू प्राइमरी जमात पास करके कस्बे पढ़ने जाने लगा। एक दिन उसके साथ उसका सहपाठी परमू उसके घर आया। परमू के मैले कुचले कपड़े और उलझे रूबे बाल देखकर सरबती ने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती रहती है परमू? मेरी माँ नहीं है, परमू ने मायूसी से बताया। तभी तो मैं कहूँ, खैर अब तो तुम खुद बड़े हो चुके हो, नहाना कपड़े धोना कर सकते हो। परमू टुकर टुकर सरबती की ओर देखता रहा। जवाब गबरू ने दिया, माँ घर का सारा काम परमू को ही करना होता है। इसके बापू शराब भी पीते हैं। अच्छा, शराब भी पीते हैं? क्या नाम है तुम्हारे बापू का? केदार। कहाँ रहते हो तुम? टमका खेड़ा सरबती के कलेजे पर घूसा सा लगा। उसने गबरू के साथ परमू को भी नहलाया, कपड़े धोए, प्यार से खाना खिलाया और घर जाते समय दो लोगों का खाना बांधते हुए कहा, परमू बेटा आते जाते रहा करो गबरू के साथ। हाँ माँ, मैं भी यही कहता हूँ। मेरे पास बापू नहीं है तो मैं जाता हूँ कि नहीं इसके घर। अच्छा, इसके बापू तुम्हें अच्छे लगते हैं? जब शराब नहीं पीते तब। मुझे प्यार भी खूब करते हैं। अगली बार उनसे मेरा नाम लेकर शराब छोड़ने को कहना। इसी के साथ ही परमू और गबरू के हाथों दोनों घरों के बीच पुल तैयार होने लगा। पहले खाने पीने की चीजें आई गई, फिर कपड़े और रोजमर्रा की दूसरी चीजें भी आने जाने लगी। फिर एक दिन केदार खुद सरबती के घर जा पहुंचा। तुम यहाँ कैसे? सरबती उसे अपने घर आया देखकर हक्की बक्की रह गई। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैंने तुम्हारा संदेश मिलने से अब तक शराब छुई भी नहीं। तो इससे तो परमू का भविष्य संवरेगा। मैं अपना भविष्य संवारने आया हूँ। मैंने तुम्हें बुलाने के लिए ही शराब पीनी शुरू की थी, तुम्हें पाने के लिए ही शराब छोड़ी है। सरबती कहकर केदार ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अरे, क्या करते हो बेटा? गबरू आ जाएगा। वह शाम से पहले नहीं आएगा। आज मैं तुम्हारा जवाब लेकर ही जाऊंगा सरबती। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, समझाना मुश्किल हो जाएगा उन्हें। बच्चे समझदार भी हैं, मैं उन्हें पूरी बात बता चुका हूँ। तुम बहुत चालाक हो, कमजोर रग पकड़ते हो। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। केदार ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। सरबती की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। उस दिन के बाद केदार अक्सर परमू को लेने के बहाने सरबती के घर आ जाता। गबरू की जिद पर वह परमू के घर भी आने जाने लगी। जब दोनों रात में भी एक दूसरे के घर में रुकने लगे तो दोनों गांव के लोग जान गए कि केदार ने सरबती पर नई चादर चढ़ा दी है। परमू, गबरू और केदार बहुत खुश थे। खुश तो सरबती भी कम नहीं थी, मगर उसे कभी कभी बहुत अचंभा होता था कि वह अपने पहले पति को भूलकर केदार की पकड़ में आ कैसे गई। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी को सुनने